अरे सलमा, आओ आओ। नहीं कविता, अभी थोड़ा टाइम कम है। अच्छा सुनो ना, वो मैं इनके लिए रोटी बनाने जा रही थी पर घर में आटा ही नहीं है। अब इतनी सुबह सुबह आटा कहाँ से लाऊं? अरे कोई बात नहीं, लाओ बर्तन लाओ अपना। ये कहानी इन्हीं दोनों सहेलियों की है और इनके नाम है कविता और सलमा। दोनों पड़ोसन थी और दोनों में बहुत प्यार था। कविता का पति राकेश और सलमा का पति असलम एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और वो दोनों भी अच्छे दोस्त थे। फिर एक शाम, राकेश भाई साहब, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खा तो रहा हूँ मैं। अरे राकेश, बड़ी मेहनत से सलमा ने खाना बनाया है, ऐसे तो नहीं छोड़ेगी तुम्हें। असलम की बात सुनकर वहाँ सारे लोग हंसने लगे। दोनों परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रह रहे थे। राकेश और कविता की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कुहू था। वो सिर्फ 3 साल की थी। कुहू अपने घर में कम और सलमा के घर ज्यादा खेलती थी। सलमा भी उसका बड़ा ख्याल रखती थी। हंसी खुशी वक्त बीत रहा था। फिर एक दिन, सलमा सुनो ना। हाँ बोलो। अरे वो मेरे घर में घी खत्म हो गया है और ये हलवा खाने को बोल रहे हैं, थोड़ा सा घी मिलेगा क्या? कविता माफ करना बहन, घी तो हमारे घर में भी खत्म हो गया है। ओह अच्छा कोई बात नहीं, मैं करती हूँ कुछ। फिर कविता अपनी दूसरी पड़ोसन निर्मला के पास गई। आओ कविता, कैसी हो? अरे निर्मला दीदी, थोड़ा सा घी मिलेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब एक हिंदू हिंदू के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? दीदी मैं कुछ समझी नहीं। बड़ी भोली हो तुम कविता। अच्छा ये बताओ, उस सलमा ने तुम्हें घी देने से मना कर दिया ना? नहीं, मना तो नहीं किया। अरे दिया कि नहीं? नहीं दिया तो नहीं, वो कह रही थी। अरे सब बहाने हैं, तुम बहुत भोली हो कविता। उसने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया है। मैं तो कहती हूँ उससे जितना कम मतलब रखो उतना अच्छा। और वैसे भी ये लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब ही कहीं के। कविता ने चुपचाप घी लिया और अपने घर चली आई। हलवा बनाते बनाते बार बार उसके मन में निर्मला की बातें ही आ रही थी। निर्मला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कविता सलमा से बात करे। निर्मला कुछ भी करके उनकी दोस्ती खत्म करवाना चाहती थी। फिर एक दिन निर्मला कविता के घर आई। कविता, वो मेरी छत पर बहुत से कपड़े पड़े हैं, तो क्या मैं तुम्हारी छत पर कपड़े सुखाने डाल दूं? कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप ही का घर है, मैं भी आ जाऊं क्या आपके कपड़े सुखाने? नहीं नहीं, वो तो मैं कर लूंगी। कविता नीचे अपने काम में लग गई और निर्मला छत पर चली गई। वहां जाकर उसने पहले अपने कपड़े सूखने को डाले और फिर चुपके से एक नींबू और कुछ जली हुई मिर्चें कविता की छत के कोने पर रख दी। और फिर उसने कविता को आवाज लगाई। कविता, ओ कविता, जल्दी आओ ऊपर। क्या हुआ दीदी? जरा देख तो ये सब क्या रखा है यहाँ पर? हैं? ये नींबू मिर्ची, ये कहाँ से आए? कहाँ से आया? तेरी छत तो सलमा की छत से मिलती है ना, तो उसी ने रखा होगा। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि वो सलमा तुझसे जलती है। हो ना हो, तेरा घर बिगाड़ने के लिए उसी ने जादू टोना करके ये सामान यहाँ रखा है। निर्मला अपना काम कर चुकी थी। वो कविता के मन में सलमा के लिए जहर घोल चुकी थी। निर्मला की बातों में आकर अब कविता का भी सलमा को लेकर नजरिया बहुत बदल गया। उस दिन के बाद से कविता ने सलमा से बातचीत करना बंद कर दिया और तो और उसने कुहू को भी सलमा के घर जाने से मना कर दिया। जब 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए तो सलमा खुद ही कविता के घर आ गई। अरे कविता, क्या हो गया बहन? जी बताइए, क्या काम है? ऐसे क्यों बोल रही हो कविता, कोई बात हुई है क्या? बात? अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी पर क्यों? सलमा अपनी बात पूरी कहती उससे पहले ही कविता ने सलमा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। सलमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कविता को हुआ क्या है। घर आकर उसने असलम को सारी बात बता दी और पूछा, क्या मुझे फिर से कविता से बात करनी चाहिए? अरे क्यों नहीं, दोस्ती में गलतफहमियों की जगह नहीं होनी चाहिए। तुम मुझसे पूछो तो सही कि आखिर बात क्या है। असलम के कहने पर सलमा ने कविता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कविता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। निर्मला के भड़काने पर अब वो सलमा का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। कविता का ऐसा बर्ताव देखकर फिर सलमा ने भी हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे ही कई महीने बीत गए, पर दोनों सहेलियों में कोई बातचीत नहीं हुई। रमजान आए और फिर ईद का त्योहार भी नजदीक आ गया। सुनिए, मैं जरा सेवई सुखाने छत पर जा रही हूँ। अब हाँ हाँ ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ।
असलम फैक्ट्री चला गया और सलमा छत पर आ गई। उसने देखा कि बगल की छत पर कुहू अकेली खेल रही थी। कुहू को इतने दिनों बाद देखकर सलमा का मन किया कि वो फौरन उसे गले लगा ले, लेकिन फिर उसके कदम अपने आप ही रुक गए। वो सेवई सुखाने लगी। फिर अचानक सलमा ने देखा कि कुहू छत के किनारे जा रही है जहां बाउंड्री नहीं बनी हुई थी। ये देखकर सलमा ने तुरंत कुहू को आवाज लगाई, कुहू वहां मत जाओ बेटा, इधर आओ। सलमा ने कुहू को 3-4 बार आवाज लगाई लेकिन कुहू नहीं रुकी। सलमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी उसने कविता को जोर से आवाज लगाई, कविता जल्दी ऊपर आओ, कुहू गिर जाएगी। सलमा की आवाज कविता को भी सुनाई नहीं दी। उधर कुहू आगे बढ़ रही थी। सलमा ने सोच लिया कि अब भले ही लड़ाई और बढ़ जाए लेकिन वो कुहू को चोट नहीं लगने देगी। सलमा ने छत की दीवार फांदकर कुहू की तरफ दौड़ लगा दी। जब उसे लगा कि कुहू की जान खतरे में है तो उसने गिरती हुई कुहू को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। सलमा छत से कुहू के साथ कविता के आंगन में जा गिरी। जोर की आवाज सुनकर कविता भागी भागी आंगन में आई। सलमा, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतने ऊपर से गिरने की वजह से सलमा बेहोश हो गई थी और उसके सीने से चिपकी कुहू लगातार रो रही थी। वो झटके से घबरा गई थी लेकिन वो पूरी तरह से ठीक थी। कविता को एक ही पल में सारी बात समझ आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फौरन अपने पति राकेश को बुलाया और फिर वो दोनों सलमा को लेकर अस्पताल भागे। देखिए, इस हादसे में इनके दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई हैं। इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 2-3 महीने लगेंगे। उधर राकेश का फोन मिलते ही असलम भी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गया। वो कविता राकेश के पास पहुंचा और बोला, अब शुक्रिया भाई, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। नाना असलम भाई, अगर भाभी ना होती तो आज हमारी कुहू ठीक ना होती। इसके बाद राकेश ने असलम को सारी बात बता दी। असलम ने सलमा को देखा और रोने लगा। उधर सलमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी उसने धीरे से कराह कर कहा, सुनिए, वो छत पर सेवई सूख रही है, ईद के लिए रखी थी। बारिश आई तो भीग जाएंगी, फिर ईद कैसे मनाएंगे? अरे तुम चुप रहो, दोनों हाथ टूटे पड़े हैं और तुम्हें सेवइयों की चिंता सता रही है। इतना सुनते ही कविता वहां से सीधा सलमा के घर गई और उसकी छत पर सूख रही सेवइयों को अपने घर ले गई। और फिर ईद के दिन उन्हीं सेवइयों को अपने हाथों से पकाकर अस्पताल लेकर आ गई। ईद मुबारक हो जी। तुम्हें भी ईद मुबारक सलमा। देखिए ना कैसी बदकिस्मती है, मेरे होते हुए भी आपको ईद के दिन सेवइयां नहीं मिल पाई। चुप करो, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर सारी जिंदगी खाते रहेंगे सेवइयां। तभी पीछे से कविता अपने हाथों में एक सेवइयों से भरा बर्तन लेकर आ गई और असलम से बोली, सलमा यहाँ है तो क्या हुआ, इस बार सेवइयां मैंने बनाई हैं हम सबके लिए, ये लीजिए असलम भाई, ईद मुबारक। कविता की बात सुनकर और उसके हाथों में सेवइयां देखकर असलम और सलमा हैरान रह गए, पर कुछ बोल ना सके। सभी ने मिलकर बड़े ही प्यार से सेवइयां खाई और फिर, ईद मुबारक सलमा, मुझे माफ कर दो। दोनों सहेलियों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे और ईद की सेवइयों की मिठास इनके रिश्तों में साफ झलक रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर कुछ देर बाद कविता वहां से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? बस अभी आई, किसी को ईद की सेवई खिलानी है। इतना कहकर कविता सीधा निर्मला के घर जा पहुंची। उसके हाथों में अब भी सेवइयां थी। अरे वाह कविता, क्या लाई हो? ईद की सेवइयां लाई हूँ दीदी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखो ना, इसमें ना तो नींबू है और ना ही मिर्च। इतना सुनते ही निर्मला ने दरवाजा बंद कर लिया और ये देखकर पीछे खड़े असलम और राकेश जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें देखकर कविता भी हंसने लगी।